हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूरियस एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज जिसके अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन बहुत टफ आए या सारे क्वेश्चन बहुत इजी आ जाए। एग्जाम में तीनों टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन काफी इजी, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के और कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। तो हम जो ये वीडियो सीरीज लेके आए हैं इसके अंदर आपको तीनों लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम इजी क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होंगे वो। हम मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे और हम टफ लेवल के, हम तीनों लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बिना किसी बकवास। तो सबसे पहले टीईटी 2023 अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इजी भी लगेंगे आपको, कुछ मॉडरेट लेवल के भी लगेंगे, कुछ टफ भी लगेंगे, बट इनके चांसेस काफी ज्यादा है एग्जाम में आने के। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डोनेशन। डोनेशन कैन बी जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, एक एनपीओ के बारे में आपने पढ़ा होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं होते। इनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ होते हैं, तो उसमें डोनेशन भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। डोनेशन जब इन्हें मिलती है तो वो दो प्रकार की डोनेशन हो सकती है। एक, किसी ने हमें डोनेशन दी और उसके पीछे स्पेसिफाई नहीं करा कि किस लिए दी गई है, यानी कि उस डोनेशन जो हमें मिली है उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने एनपीओ को चलाने में। दूसरी तरफ एक और पर्सन है जिसने हमें डोनेशन दी, उसने स्पेसिफाई करा कि उस डोनेशन को हमें कहां यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन कर रहे हैं, तो एक इंसान है जिसने हमारे को 10,000 रुपए की डोनेशन दी और देके चला गया, यानी उसने स्पेसिफाई नहीं करा कि हम इस डोनेशन को कहां यूज करें। तो जो हमें ये 10,000 रुपए डोनेशन के मिले, इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने एनपीओ को या चैरिटेबल डिस्पेंसरी को रन करने में। तो ऐसी डोनेशन हमारी कहलाती है जनरल डोनेशन। लेकिन दूसरी तरफ एक पर्सन है जिसने हमें 50,000 रुपए दिए और उसने बोला कि इस डोनेशन, जो वो डोनेशन दे रहा है, इससे हमें मेडिसिन लोगों में बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो उसने स्पेसिफाई करा कि इस डोनेशन को हमें किस जगह यूज करना है, तो ऐसी डोनेशन होती है स्पेसिफिक। तो एनपीओ का एक सोर्स ऑफ इनकम होता है डोनेशन। तो डोनेशन जनरल डोनेशन भी हो सकती है और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन हमारी इनकम की तरह काम करती है और स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो एक प्रकार का हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर आप खुद बता देंगे। डोनेशन कैन बी जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, बोथ ए एंड बी। तो जनरल डोनेशन भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है और दोनों हो सकती है, तो यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, सेविंग एंड डेफिसिट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। जैसे आपने एनपीओ पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको पता है एनपीओ बेसिकली तीन फाइनल अकाउंट के तौर पे बनाता है, एनुअल अकाउंट्स, जिसमें एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश अकाउंट की तरह होता है, जिसका नेचर रियल अकाउंट होता है। ठीक है, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, वो सरप्लस और डेफिसिट बताता है, और एक होती है बैलेंस शीट। हमसे पूछा गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसके बारे में बता दूं, ये कैश अकाउंट की तरह होता है, इसका नेचर रियल अकाउंट होता है। 11th क्लास में जैसे आपने कैश अकाउंट पढ़ा था, उसमें जितने भी कैश रिसिप्ट आई वो लिखते हैं और जितने भी कैश पेमेंट गई वो लिखते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट सेम वही काम करता है। तो इसके अंदर क्या आती है, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। बट एक चीज ध्यान रखना, कैश रिसिप्ट जो, ये पैसा जो आया है वो इस साल का मिला है या पिछले साल का मिला है या नेक्स्ट ईयर का मिला है, कभी कोई भी पैसा मिला हो, पैसा किसी भी साल का मिला हो, बट हमारे पास जो पैसा आया ना, तो इसमें टोटल रिसिप्ट आती है, यानी कि जो भी रिसिप्ट आई है, चाहे सब पिछले साल की आई है, इस साल की है या अगले साल की है, नेक्स्ट ईयर की, कभी है, इसमें टोटल रिसिप्ट आती है। यानी कि इसके अंदर ये नहीं है कि इस साल की ही रिसिप्ट मिलेगी वही रिकॉर्ड होंगे, इसमें सारी रिसिप्ट लिखते हैं। और ऐसे ही सेम पेमेंट्स का है, पेमेंट जो भी हमने पेमेंट करी है, जैसे कुछ पिछले साल की पेमेंट पेंडिंग थी वो करी है, या नेक्स्ट ईयर की पेमेंट इसी साल कर दी, या इस साल की पेमेंट करी है, सारी पेमेंट। तो अब हमारा आंसर जो होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। देखो ऑप्शन और क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताता है हमारा ये चीज। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नहीं, सेविंग एंड डेफिसिट बिल्कुल नहीं, ये हमारा ऑप्शन होगा डी, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, यानी कि उसको बुक्स में नहीं ओपन किया जाएगा गुडविल अकाउंट। बी रेज्ड इन द बुक्स, वो गुडविल अकाउंट ओपन किया जाएगा। बी पार्शियली रेज्ड इन द बुक्स, और बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर।
इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, देखो गुडविल दो प्रकार की होती है, एक होती है परचेजेस गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और आपने पढ़ा होगा कि जो गुडविल परचेज किया यानी कि जिसके बदले हमने कुछ कंसिडरेशन पे किया है, ऐसी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है यानी कि जिन गुडविल को हमने परचेज नहीं किया, जिसके लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया, कुछ भी पे नहीं किया, ऐसी गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि टाइप्स ऑफ गुडविल, दो टाइप की गुडविल होती है, एक होती है हमारी परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड, और रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि इसको बुक्स में लाया जाता है, इसकी जर्नल एंट्री की जाती है, इसका अकाउंट ओपन किया जाता है और उसको बुक्स में भी शो किया जाता है। कौन सी गुडविल को? परचेज गुडविल। अब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, या जिसको हम कह सकते हैं नोट परचेज गुडविल, जो गुडविल परचेज नहीं कही, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती है, ऐसा कहां लिखा है? AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अंदर ऐसा लिखा गया है। तो चलिए अब हमारा आंसर हम बताते हैं, जो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर तो आपके सामने हमारा आंसर होगा व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, परचेज नहीं की गई। तो अभी आपने बताया एक होती है परचेज, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जिसे हम नोट परचेज करते हैं। तो जब गुडविल परचेज की ही नहीं है तो उसका नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, उसको बुक्स में लाया ही नहीं जाएगा, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, उसको शो ही नहीं किया जाएगा। ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी उसी का हम अकाउंट ओपन करते हैं, उसी को शो करते हैं। जो परचेज गुडविल नहीं है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हम बुक्स में उसका अकाउंट खोलते ही नहीं है। तो बी रेज्ड इन द बुक्स नहीं, बी पार्शियली रेज्ड इन द बुक्स नहीं, बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स नहीं। तो नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, यानी कि उसका अकाउंट को हम ओपन करेंगे ही नहीं और उसको बुक्स में शो किया ही नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट्स शो अ ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दिस। देखो मैं आपको बता देता हूं, आपने जब गुडविल चैप्टर पढ़ा होगा तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गुडविल कैलकुलेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आपके तीन मेथड होते हैं बेसिकली। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, ये तीन मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, इसके अंदर भी दो मेथड होते हैं, इसके सब पार्ट कह लो। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमसे पूछा गया है ये कब यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तब यूज होता है प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड। अब ये क्या होता है, देखो मान लो 2019 में हमें प्रॉफिट हुआ 2 लाख, फिर 2020 में प्रॉफिट हुआ 3 लाख, फिर 2021 में प्रॉफिट हुआ 4 लाख, फिर 2022 में प्रॉफिट हुआ 5 लाख, फिर 2023 में प्रॉफिट हुआ 6 लाख। यहां पे हमारा हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये एक ट्रेंड शो कर रहा है, इसे कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, अप मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऐसा ट्रेंड शो कर रहा है जिसमें हमारा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, तो अप ट्रेंड शो कर रहा है। जब ऐसा कुछ हो कि हमारा एक ट्रेंड शो कर रहा हो, वो अप ट्रेंड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 2019 में हमें प्रॉफिट हो 6 लाख का, फिर 2020 में प्रॉफिट हो 5 लाख का, फिर 2021 में प्रॉफिट हो 4 लाख का, फिर 22 में प्रॉफिट हो 3 लाख, हर साल घटता जाए, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो जब भी प्रॉफिट या तो अप ट्रेंड शो कर रहा हो हर साल बढ़ रहा हो, या डाउन ट्रेंड शो कर रहा हो हर साल घट रहा हो, तो ऐसे केसेस के अंदर हम लगाते हैं वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। वेटेड एवरेज मेथड जो है हम यूज करते हैं जब प्रॉफिट शो करता है ट्रेंड, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको मालूम होगा, पता होगा कि उसमें हम वेट देते हैं, एक तरह का रेलेवेंस देते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये कब यूज होता है, जब प्रॉफिट क्या शो करता है, ट्रेंड। ट्रेंड दो प्रकार के हो सकते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हर साल प्रॉफिट बढ़ता है और डाउन ट्रेंड में हर साल प्रॉफिट घटता है, एक ट्रेंड शो हो रहा होता है। तो ये याद रखना, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट शो अ ट्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ फर्म अर्न्स 1,20,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट्स, ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 10%, ठीक है, एसेट्स ऑफ फर्म आर 14,40,000, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज आर 4,40,000, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखो आपको पता होगा, यहां पर सबसे पहले आपको समझना होगा, ये जो अ फर्म अर्न्स 1,20,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट, ये एक प्रकार का हमारा एवरेज प्रॉफिट है,
एक्चुअल प्रॉफिट क्या लगेगा, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 10%, ये जो 10% दिख रहा है इसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद ये हमारी टोटल एसेट दी है 14,40,000 की, और ये हमारी लाइबिलिटीज दी है 4,40,000। कह रहा है गुडविल की वैल्यू निकालो कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो चलिए आपको पहले, सबसे पहले जैसे कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड बोला तो उसमें दोनों यूज कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि हमारे को क्या चाहिए, 100 ऊपर आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है 10, बस हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। यानी कि गुडविल के लिए हमारे को एक सुपर प्रॉफिट चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100 ऊपर रहेगा जैसा फॉर्मूला है, और नीचे आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो है 10। यानी कि बस एक सुपर प्रॉफिट मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सवाल आता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आपने पढ़ा हुआ है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल माइनस एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये हमारा, उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है, वो जो हमें एनुअल प्रॉफिट दिया है वो एवरेज प्रॉफिट का ही काम कर रहा है, वो है 1,20,000, माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दिया हुआ है 10% अपॉन में 100, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है एक तरह से हम कह सकते हैं मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है। ये दो अप्रोच से निकाल सकते हैं, बट हमारे को क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, तो हम उस अप्रोच से निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। टोटल एसेट्स दी हमें 14,40,000, 14,40,000 माइनस टोटल लाइबिलिटीज जो हमारे को दी है 4,40,000, ठीक है, 4,40,000। फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉय, इसे कहते हैं जितना मालिकों का या पार्टनर्स का पैसा लगा हुआ है, ऐसे कह सकते हो आप। तो देखो 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग की क्वेश्चन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब अगर हमें कैपिटल निकालने तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये हमारी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, यही हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ओनर्स का जितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है अपॉन में 100। तो इस तरह से हमारा, इस तरह से हमारा नॉर्मल ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन में 100, यानी कि हमारा 1 लाख रुपीज आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और ये नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया, ठीक है। तो आपके सामने नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो आ गया है, सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट कहता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से कितना ज्यादा है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,20,000 है, और नॉर्मली जो इंडस्ट्री में कमाया जाता है वो 1 लाख है, तो वो नॉर्मल से कितना ज्यादा है। तो सुपर प्रॉफिट जो आ रहा है हमारा वो है 20,000, सुपर प्रॉफिट जो आ रहा है हमारा 20,000। कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे को गिवन है 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। इस तरह से हमने वैल्यूज पुट करके हमारा गुडविल की वैल्यू निकाल ली, सॉरी क्या, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली, देन उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, तो हमारा आ गया 20,000। ठीक है, अब हमारा गुडविल का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का प्रॉफिट फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला जो है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में, तो ये हमारा आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड, हमारा आंसर होगा 2 लाख। तो हमारा आंसर होगा 2 लाख। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालते तब भी आंसर सेम ही आता। तो हमारा 2 लाख, तो यानी कि ऑप्शन सी।
यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना। इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो लिखा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज कॉल्ड न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, वो पिछले 5 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है उनकी। ठीक है, अब उनके बीच एक रिलेशनशिप है, यानी कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप ही होता है, बिजनेस रिलेशनशिप। उनके बीच एक एग्रीमेंट भी है, पिछले 5 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं। अब इस एग्रीमेंट में जब भी चेंज आएगा, यानी उनके रिलेशन में जब भी चेंज आएगा, उसको कहा जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब चेंज कैसे आएगा और कब कब आ सकता है? देखो जब वो रेशो चेंज करेंगे आपस में, मान लो 5 साल से उनकी कुछ रेशो चल रही थी 1:1:1, और अब से उन्होंने डिसाइड करा कि अब से उनकी रेशो होगी 2:2:1, यानी उन्होंने रेशो चेंज करी। इसे कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पहले से पार्टनर है वो रेशो चेंज कर रहे हैं, तो उनके रिलेशनशिप में चेंज आया, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, उसको फाड़ के फेंक दो और नया एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशो चेंज हुई है, तो पुराना एग्रीमेंट अब काम नहीं करेगा, नया एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। तो इनके रिलेशनशिप में चेंज आया, ये हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसको कहा जाएगा, बिजनेस तो वही है बट उसमें रिलेशन में थोड़ा परिवर्तन आया, चेंज आया, इसे कहा जाता है पुराना रिलेशन खत्म हुआ, नया रिलेशन शुरू हुआ बिजनेस के अंदर, इसे ही कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर पुराना रिलेशन खत्म हो जाता है, नया रिलेशन शुरू हो जाता है, ऐसा कब कब होता है वो बताया तो जब वो रेशो चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो पहले 3 पार्टनर थे, अब 4 पार्टनर हो जाएंगे, तो पुराना रिलेशन 3 लोगों के बीच था, अब नया रिलेशन 4 लोगों के बीच होगा, यानी बिजनेस वही है बट जो पहले थे रिलेशनशिप 3 लोगों के बीच था, वो रिलेशनशिप 4 लोगों के बीच होगा। ऐसे रिटायरमेंट होगा, पहले 3 लोग थे, एक रिटायर हो गया, 2 रह गए, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एक की डेथ होगी, मान लो 3 पार्टनर थे, एक की डेथ होगी, 2 रह गए, ये भी रिकॉन है। यानी कि जब रेशियो चेंज होगी, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, तो ये कौन सी सिचुएशन है? इन सिचुएशन पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुराना रिलेशन खत्म हो जाता है, नया रिलेशन शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया यानी कि उनकी रेशियो चेंज होगी, या नया एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, उसके बाद अब वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब उनकी एक नई रेशियो होगी ना, तो इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आफ्टर, एक मिनट में लिखा हुआ है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज कॉल्ड। देखो अब ओल्ड रेशियो में तो करेंगे नहीं, वो तो खत्म हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं गेनिंग, तो अब नया रिलेशन बन गया है, तो नई रेशियो में बांटेंगे, यानी कि उसका आंसर होगा न्यू रेशियो। तो ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:3, यानी कि ए और बी दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 2:3। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूं तो 40% ए का हिस्सा है, 60% बी का। ठीक है, अब लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली, यानी कि इन्होंने डिसाइड करा अब से इनकी जो रेशियो हो जाएगी, रेशियो चेंज कर ली, यानी कि 1:1 कर ली, यानी इसको हम परसेंटेज फॉर्म में बोले तो ये हमारा परसेंटेज फॉर्म में बोले तो ये 50-50 भी कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट विल बी बीज गेन और सेक्रीफाइस, बी का गेन और सेक्रीफाइस क्या होगा, बी का गेन और सेक्रीफाइस क्या होगा वो हमें बताना है। देखो मैं पहले आपको एक लंबी अप्रोच से बता देता हूँ कि ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखो एक फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस शेयर का, सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एक फॉर्मूला होता है, अगर इस हिसाब से चले तो ओल्ड पहले क्या था उनका 2:3, यानी कि अगर मैं बात करूं ए की, तो ए का पहले शेयर क्या था? पहले पुराना शेयर था ए का 2/5, और ए का अब शेयर क्या है? अब है 1/2, यानी कि चेंज होने के बाद -1/10। देखो सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ओल्ड ये था, न्यू ये है, ऐसे करने के बाद अब ये नेगेटिव आ रहा है, जब हम सेक्रीफाइस शेयर निकाल रहे हो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि अपोजिट,
तो सेक्रीफाइस का अपोजिट क्या होता है? गेन। यानी कि जिसका भी नेगेटिव आ रहा है, जब हम सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला लगा रहे हो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो गेन है। अब सवाल आता है बी का। अब बी का क्या कैसे निकालेंगे? तो देखो बी का पुराना शेयर क्या था? 3/5 माइनस नया शेयर क्या है? 1/2। तो ये 10, 6 माइनस 5 1/10। यानी कि इसका जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये हम क्या निकाल लेते हैं? सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी का क्या आ गया? 1/10 सेक्रीफाइस। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है, सेक्रीफाइस 1/10। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी करने का एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है ना, जरूरी नहीं आप उस तरीके जो मैं बता रहा हूँ उससे करो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे ए और बी दो पार्टनर है, 2:3। 2:3 को अगर तुम परसेंटेज में बोलोगे तो ए का शेयर है 40% और बी का है 60%। कैसे? ए का शेयर जो 2/5 है, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए का शेयर है 40%। तो अब मैं जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो ए और बी का 2:3 का मतलब है, ए का पहले शेयर था 40% और बी का पहले शेयर था 60%। 40-60 था। अब ए और बी का 1:1 का मतलब हो गया 50-50। अब हमारे को बी का बोला है, तो पहले ए का 40 था, बी का 60, और अब दोनों का 50-50 है। तो पहले बी का कितना था? 60% और अब बी का कितना? 50। तो पहले 60 था, अब 50 है, यानी कि 10% उसका शेयर कम हो गया। और जब हम 10% लिखते हैं तो 10% कैसे लिखते हैं? 10% को हम 10/100 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि कितना आ गया? 1/10। उसका कम हुआ है तो उसका आंसर 1/10 सेक्रीफाइस। तो आप इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, परसेंटेज वाली भी। 40 पहले था ए का, 60 बी का था, अब 50-50 हो गया, तो बी का 60 से 50 हो गया, यानी 10% घट गया। और 10% को हम लिखते हैं 10/100, यानी कि 1/10। उसका 1/10 सेक्रीफाइस, यानी कि शेयर घट गया, उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये हमारा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिजर्व रिजर्व और जनरल रिजर्व appearing in the balance sheet will be divided among old partners during admission in dash ratio, gaining ratio, new ratio और sacrificing और old। जैसे पहले मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट के अंदर आपको लाइबिलिटी साइड के अंदर जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन चीजें दिख सकती है। इनको आप प्री रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हो। ये सारे के सारे जो है, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पुराने जो फर्म को पिछले 5 सालों से 10 सालों से बिजनेस कर रही है तो प्रॉफिट होता था, तो उसको जोड़ लेती थी, सेव कर लेती थी, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, पीएनएल। तो वो पैसा किसका है? पुराने पार्टनर्स का ही तो है, क्योंकि पुराना प्रॉफिट किससे रिलेशन रखता है? पुराने पार्टनर से। तो इसका मतलब ये जो पैसा है प्रॉफिट में से ही रिजर्व वगैरह बनाए गए हैं। तो जो पुराने प्रॉफिट में से रिजर्व वगैरह है, पुराने सारी चीजें है इसके अंदर, तो इसमें पुराने पार्टनरों का ही है। और किस रेशो में मिलेगा उन्हें? पुरानी रेशो में। तो पूछा है रिजर्व और जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर को मिलेगा तो हमें पता है। ड्यूरिंग एडमिशन इन, हमारा क्या गेनिंग रेशो? नहीं। क्या न्यू रेशो? नहीं। क्या सैक्रिफाइसिंग? नहीं। ओल्ड रेशो, क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट्स में से इनमें पैसा आया, तो पुराने प्रॉफिट्स में तो पुरानी रेशो में बढ़ता था, तो उनको उन्हीं रेशो में मिल जाएगा, यानी कि ओल्ड रेशो में। अच्छा, इनके अलावा दो और होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो एक प्रकार के स्पेसिफिक रिजर्व कह लो। ठीक है, वो भी ओल्ड रेशो में ही बढ़ते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, बट उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, बट बढ़ते वो भी ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी चीज आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी कुछ भी चीजें आप एक बार वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज, जब लाइबिलिटी घटती है रिटायरमेंट के टाइम पर। ठीक है ना, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और बोथ ए एंड बी। तो चलो मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस तरफ आएंगे हमारे नुकसान और खर्चे, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, इधर सारे फायदे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, नुकसान इधर फायदे इधर। ये बनता कब है?
जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को दोबारा से रीवैल्यू करते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ हमें फायदा और कुछ नुकसान होते हैं उनकी वैल्यू के अंदर चेंजेस से। जैसे अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो ये एक प्रकार का आपके लिए फायदा हुआ ना, और अगर आपकी लाइबिलिटीज घट गई ये भी एक प्रकार का फायदा हुआ। तो एसेट्स के बढ़ने से और लाइबिलिटीज के घटने से फायदा होता है, और फायदे किधर आएंगे, इधर। तो इधर आएगा बाय एसेट्स, इधर आएगा बाय एसेट्स जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इधर आएगा बाय लाइबिलिटीज जब लाइबिलिटीज की वैल्यू घट जाएगी। तो एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना दोनों फायदे वाली सिचुएशन है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर होने वाले चेंजेस से होने वाला फायदा नुकसान किस अकाउंट में शो किया जाता है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, इसका नानी के घर पे नाम जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो दूसरा नाम भी याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर सारे फायदे एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज होने से जो भी फायदे हुए वो इधर आएंगे, और एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस होने से जो नुकसान है वो इधर। जैसे एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना, फायदे वाली सिचुएशन है वो इधर आएंगे। ऐसी एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू घट रही है, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो वो इधर आएगा। और अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो नुकसान है, ये भी आपकी लाइबिलिटीज का बढ़ना, ये भी नुकसान है। तो एसेट्स का घटना और लाइबिलिटीज का बढ़ना दोनों ही आपके लिए क्या है, नुकसान वाली सिचुएशन है, नुकसान है। तो अब देखो, एसेट्स का घटना, लाइबिलिटीज का बढ़ना नुकसान है, इधर आएगा। एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटीज का घटना फायदा, ये इधर आएगा। अब हमसे पूछा था, अगर हमारा क्वेश्चन क्या था, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर हमारी लाइबिलिटी घटती है तो आपके सामने है, अगर लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी घटेगी तो ये आपके सामने है, लाइबिलिटी घटेगी, डिक्रीज होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ आ रही है, क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी घटे। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बताऊं तो लाइबिलिटीज डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊं तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज का अकाउंट डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आ रही है लाइबिलिटी अगर घट रही है तो। अब आंसर आप खुद कर पाएंगे, आंसर होगा डिक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर लाइबिलिटी घट रही है तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, बोथ बी एंड सी। तो अभी आपने आंसर अब आप खुद ही बता दोगे, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए फायदे वाली सिचुएशन है। तो इसका आंसर भी आपने खुद ही कर दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are partners with capitals of rupees 1,75,000 and 50,000। ये ABC की कैपिटल है, ठीक है। On C's retirement, जब C रिटायर हुआ, his share is acquired, यानी कि लिया जा रहा है, by A and B, A और B द्वारा, in ratio of 5:3। कह रहा है गेनिंग रेशियो विल बी। अब इसका, अगर इस क्वेश्चन को पढ़कर अगर आप सोल्व करने बैठ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको 1 सेकंड में आंसर करना है, और इसका आंसर आपके सामने ही है। कैसे, देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब कोई पार्टनर जाता है, जैसे मान लो A, B और C, ये 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो पहले कुछ भी हो, मान लो इनकी रेशियो मान लो इक्वल है 1:1:1, ये कुछ भी है। C रिटायर होगा, C रिटायर्स, अगर C रिटायर होता है तो बचेगा कौन, A और B। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये रिटायर होगा तो कहीं ना कहीं इसका शेयर किसको मिलेगा, कहीं ना कहीं A और B को ही मिलेगा। ये जाएगा तो इसका शेयर A और B को मिलेगा, यानी कि ये अपना शेयर छोड़ के जाएगा और इन दोनों को शेयर मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होने वाले हैं, गेनिंग पार्टनर होने वाले हैं, क्योंकि इनका शेयर बढ़ने वाला है, इनको गेन होने वाला है। तो जिस रेशो में जो कंटिन्यू करते पार्टनर, उनको शेयर मिलता है किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस रेशो में जो पार्टनर कंटिन्यू करते हैं उनको शेयर मिलता है रिटायरिंग पार्टनर का, उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कंटिन्यू करते पार्टनर उनको, या फिर जो कंटिन्यू करते पार्टनर वो लोग जिस रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेते हैं, जिस रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेते हैं वही होती है गेनिंग रेशो। कंटिन्यूइंग पार्टनर जिस रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेते हैं वही गेनिंग रेशो होती है। बड़े ध्यान से पढ़ो, ये स्टार्टिंग की लाइन जो दी है ना एबीसी की, जो कैपिटल दे रखी है, किसी काम की नहीं है, हमारा सिंपल सा हमारे को जो पढ़ना है इसमें जरूरत है। ऑन सीज रिटायरमेंट, जब सी रिटायर हुआ, हिज शेयर इज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब लेना या प्राप्त करना, वो ले रहा है, कौन ले रहा है, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी, ए और बी ले रहे हैं, और साफ साफ लिखा इन रेशो, किस रेशो में ले रहे हैं, 5:3। और मैंने अभी बताया जो पार्टनर कंटिन्यू करते हैं
वो लोग रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जिस रेशो में लेते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं गेनिंग रेशो। यानी कि ये किस रेशो में उसका शेयर ले रहा है, 5:3, तो यही हमारी गेनिंग रेशो हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी 5:3, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 5:3। ठीक है ना। तो ये 1 सेकंड का था। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए जिसके अंदर लिखा हो कि उसका शेयर इस रेशो में लिया जा रहा है, तो वही गेनिंग रेशो है। अच्छा, एडमिशन के केस में उल्टा होता है। एडमिशन के केस में क्या होता है कि जो पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर आ रहा है उसको जिस रेशो में शेयर मिल रहा है, यानी कि जो एडमिशन जब हुआ तो जो पार्टनर एडमिट हुआ, वो उस केस में क्या होता है, तो पुराने पार्टनर को अपना शेयर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि नया आ रहा है तो पुराने पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। तो नया पार्टनर जब आता है वो पुराने पार्टनर से जिस रेशो में अपना शेयर लेता है, नया पार्टनर पुराने पार्टनर जिस रेशो में शेयर लेता है, तो पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस। तो उस केस में सेक्रीफाइस रेशो आप देख के ऐसे पढ़ के बता सकते हो। अभी हमारी सिचुएशन उल्टी है, ठीक है ना। अभी हमारी सिचुएशन क्या है, अभी हमारी सिचुएशन ये है कि पहले 3 पार्टनर है और एक जा रहा है, तो उसका शेयर किसने ले लिया, उसका शेयर ले लिया बचे हुए पार्टनर ने, किस रेशो में, 5, तो यही गेनिंग रेशो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, पार्टनर्स में डिसॉल्व अ फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपसी सहमति से कर सकते हैं। दिस इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन ऑफ द एक्ट। देखो 39, 40, 41 और 42। तो देखो आपको अब मैं एक चीज बता दूं, ये सेक्शन दिए हुए, तो देखो सेक्शन 40 है एक, जिसमें लिखा हुआ है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। देखो, सारे पार्टनर आपसी सहमति के साथ फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। जब सारे पार्टनर सहमत हो और फर्म को खत्म करना चाहते हो, तो उसको वो फर्म खत्म कर सकते हैं। या उन्होंने पहले से ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, एग्रीमेंट कर रखा था कि भाई हम इस टाइम पे फर्म खत्म कर देंगे। तो ऐसा डिसोल्यूशन जिसमें सारे पार्टनर की सहमति हो या पहले से उनके एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन हो, तो ऐसे डिसोल्यूशन को क्या कहा जाता है, ऐसे डिसोल्यूशन को कहा जाता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। और ये कहां बताया गया है, सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो लिखा है पार्टनर्स में डिसॉल्व ऑफ फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपसी सहमति से, या डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी से कह सकते हैं। दिस इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन, अभी अभी आपके सामने सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। At the time of dissolution of a partnership firm, the provision for doubtful debt is transferred to which account? Realization account, partners capital account, cash account और none of the above। मैं आपको बता दूं, जब डिसोल्यूशन होता है तो 5 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनता है लोन बाय पार्टनर अकाउंट, यानी कि हमारी फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, उसका सेपरेट अकाउंट बनता है लोन बाय पार्टनर। एक होता है लोन टू पार्टनर, यानी कि हमारी फर्म ने एक पार्टनर को लोन दे रखा है, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो उसका अकाउंट बनता है लोन टू पार्टनर। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, हमारे को बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंस दिए होते हैं। तो कुछ चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है, कुछ लोन बाय पार्टनर अकाउंट में, कुछ लोन टू पार्टनर, कुछ पार्टनर्स कैपिटल और कुछ कैश और बैंक, यानी कि ये अलग अलग अकाउंट में जाती है। तो ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, हमारी एक प्रकार के लाइबिलिटी साइड दिया होता है, या डेटर्स में से माइनस करके आपको बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक है, तो पूछा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब फर्म खत्म होती है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में जाता है, इसमें 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 या इसमें। तो मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी रिजर्व या प्रोविजन, कोई भी रिजर्व या प्रोविजन किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट बनाया गया है, किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट, तो वो हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। जैसे आपको मैं बता दूं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये डेटर्स के अगेंस्ट, यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं उनमें से जिन पे हमें डाउट होता है उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो डेटर एक एसेट है, उसके अगेंस्ट में बनाया गया प्रोविजन। तो जितने भी रिजर्व और प्रोविजन है वो किसी एसेट्स के अगेंस्ट बनाए गए, वो कहां पे जाते हैं, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कैश अकाउंट में नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, हमारा आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, इसके अलावा मैं और भी चीजें बता दूं, जैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ठीक है ना, ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पीएनएल अकाउंट, अगर ये आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखे तो ये होता है फ्री रिजर्व, या फिर कह लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फ्री रिजर्व। ठीक है, ये सीधा के सीधा किस में जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सारे के सारे कहां जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इनके अलावा एक और होता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो बनाया जाता है ये हमारी इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बनाया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनाया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अभी मैंने एक बोला एसेट्स और किसी भी सॉरी कोई भी प्रोविजन रिजर्व किसी एसेट्स के अगेंस्ट बनाया गया, वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन। इसलिए इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करते हुए इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या रिजर्व बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन ये किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट नहीं बनाया गया तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनाया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस में जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों कहां जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसी एसेट्स के अगेंस्ट नहीं बनाए गए बट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बनाया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां जाता है? आपके रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कोई भी रिजर्व प्रोविजन किसी एसेट्स के अगेंस्ट बनाया है तो ये प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट किसके अगेंस्ट बनाया गया? डेटर। तो वो किस में जाएगा? रियलाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कंपनीज एक्ट इज गवर्न बाय आरबीआई, सेबी, पार्टनरशिप एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो, कंपनीज को चलाने के लिए कुछ रूल्स, गाइडलाइंस या उसकी फंक्शनिंग के लिए कुछ कानून बना हुआ है। कौन सा कानून बना गया? कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को या कंपनीज वगैरह की फंक्शनिंग के लिए उनको कैसे चलाना है, उनको किन किन नियम कानूनों का पालन करना है, जो भी कानून बनते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, वो कौन गवर्न करता है, कौन उसको चलाता है? तो वो आते हैं हमारा ऑप्शन आरबीआई। नहीं, आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह देखती है। सेबी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं है, वो हमारे स्टॉक मार्केट का कह लो रखवाला एक तरह से। पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल नहीं, तो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनीज को लेकर हमारे कोई भी लॉ बने हुए हैं वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो हमारे को इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनीज एक्ट इज गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के, बिजनेस सेक्टर के लिए मान लो, ऐसे कह लो, जितने भी लॉ बनाए गए उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही गवर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गुडविल इज द एक्सेस ऑफ डेबिट डिजायर्ड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ओवर द एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये बोला है प्रीमियम गुडविल या शेयर गुडविल, हिडन गुडविल या ओल्ड गुडविल। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल यानी कि आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर गुडविल छुपी होती है, मेंशन नहीं होती है, हमें निकालनी पड़ती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसे हम डिजायर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसे हम डिजायर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जिसे हम नेट वर्थ भी कह सकते हैं। यानी डिजायर्ड कैपिटल जितनी होनी चाहिए और कंबाइंड कैपिटल जितना उनका पैसा लगा हुआ है, इसी के बीच का डिफरेंस, या कह लो डिजायर्ड कैपिटल जो हम चाहते हैं ऐसे समझ लो, या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जितनी होनी चाहिए, वो कंबाइंड कैपिटल ऑल पार्टनर जितना उनका पैसा लगा उससे जितनी ज्यादा है। यानी कि मान लो 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर का पैसा मिला के लगा हुआ है 10 लाख, और डिजायर्ड कैपिटल जो होनी चाहिए वो हमारी कैपिटल होनी चाहिए 12 लाख। तो ये इससे कितनी ज्यादा है? 2 लाख। यही हमारी होती है हिडन गुडविल। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन है कि डैश गुडविल इज द एक्सेस ऑफ, मतलब किसका ज्यादा होना है? एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल, जो हम चाहते हैं वो कैपिटल ज्यादा हो किससे? ऑफ फर्म ओवर द एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। यानी डिजायर्ड कैपिटल जो है वो जितनी ज्यादा है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, उनके लगे हुए पैसे से, वो हमारी क्या प्रीमियम कैपिटल, प्रीमियम गुडविल नहीं, शेयर गुडविल नहीं, वो हमारी होती है हिडन गुडविल। तो आंसर होगा हिडन गुडविल। यानी डिजायर्ड कैपिटल हमारी एक्चुअल कैपिटल से जितनी ज्यादा वो हमारी हिडन गुडविल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इसको ध्यान से समझना, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2:1। सी रिटायर हुआ, अब ध्यान से समझना, सी रिटायर हुआ तो जैसे अभी हमने समझा था, जैसे सी रिटायर होगा तो बचे हुए पार्टनर कौन है? ए बी। इन्हें हम कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कह सकते हैं या रिमेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं। तो जब ये जाएगा तो अपना शेयर छोड़कर जाएगा, और इसका शेयर किसको मिल जाएगा? ए और बी। जैसे सी का शेयर कितना है? 1/6 है, तो जैसे ये जाएगा इसका शेयर किसको मिल जाएगा? ए और बी को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कौन, ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से गेन कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे गेनिंग पार्टनर।
और ये इसका शेयर ले रहे हैं यानी गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर कहलाएंगे। और अगर ये गेनिंग पार्टनर कहलाएंगे तो इनकी एक रेशो निकाली जाएगी कि इनको जिस रेशो में शेयर मिला है, जिस रेशो में इनको शेयर मिला है वो हो जाएगी गेनिंग रेशो। वो क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशो। ठीक है, यानी जिस रेशो में उनको शेयर मिला वो गेनिंग रेशो हो जाएगी। तो ये शेयर जब छोड़कर जाएगा, जिनको मिलेगा वो गेनिंग पार्टनर कहलाएंगे और जिस रेशो मिलेगा वो गेनिंग रेशो कहलाएगी। तो बदले में इनको कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी कि ये फ्री में शेयर छोड़ के नहीं जाएगा, बदले में इन लोगों को इसको पैसा देना पड़ेगा। तो सवाल आता है, जब ये जाएगा तो शेयर छोड़ के जाएगा, जिसको शेयर मिलेगा वो गेनिंग पार्टनर है, जिस रेशो में मिलेगा वो गेनिंग रेशो है, तो ये लोग कंपनसेट भी तो करेंगे। तो कितना कंपनसेट करेंगे? जितना इनको शेयर गेन हुआ। तो शेयर जो गेन हुआ वो किस रेशो में हुआ? गेनिंग रेशो। तो कंपनसेशन जो देना पड़ेगा, यानी कि जब सी जाएगा अपना शेयर छोड़कर तो इसको पैसा देंगे। कौन देंगे? ये दोनों, क्योंकि इसने अपना शेयर दिया, बदले में ये पैसा देंगे। तो किस रेशो में देंगे? तो जिस रेशो में इनको शेयर मिला वो कौन सी रेशो होती है? गेनिंग रेशो। तो लिखा द रेशो इन विच द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज ओल्ड रेशो नहीं, न्यू रेशो नहीं, आंसर इज गेनिंग रेशो। तो ये हमारा आंसर होगा गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, मतलब ऐसे कौन कौन से टूल्स है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। देखो आप अपनी थर्ड बुक पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर आप देखोगे जो थर्ड चैप्टर है वो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। वो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, और उसके बाद जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहा जाता है। उसके बाद जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है उसको कहा जाता है वर्टिकल एनालिसिस। यानी कि जब हम कंपेयर करके एनालिसिस करते हैं उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में हम अपनी ही बैलेंस शीट या अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक चीज को बेस लेकर बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं, वो वर्टिकल एनालिसिस। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एक जो होता है हमारे थर्ड बुक के अंदर आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जांपल है। कॉमन साइज स्टेटमेंट हमारा जो होता है वो वर्टिकल एनालिसिस का एग्जांपल है। रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा ही होगा, फोर्थ चैप्टर है। तो ये तीनों ही टूल यूज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के। तो हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये भी होता है, ये भी, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, परसेंटेज टर्म्स, बोथ ए एंड बी और डिफरेंट टर्म्स। मतलब क्या है? देखो मैं बता देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है, आपने पढ़ा होगा, चार चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या क्या? आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक प्रकार के हमारे समझ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, साल के एंड में हमारे को एक तरह से बनाने पड़ते हैं। अब जब हम इनके अंदर इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं किसी टूल्स के सहारे, तो उसके अंदर हमारे को क्या, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक होता है वर्टिकल। तो हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो हम एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो क्या है, मैंने एक सिंपल से एग्जांपल है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर एक दिया शेयर कैपिटल, एक दिया रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने एक एग्जाम है, अब 2021 में शेयर कैपिटल का बैलेंस था 4 लाख, 2022 में हो गया 5 लाख। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 6 लाख था, 22 में हो गया 4 लाख। अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं 2021 को 2022, 2021 के बैलेंसेस को 2022 के बैलेंसेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो 2021 में हमारी शेयर कैपिटल कितनी थी? 4 लाख, और 2022 में हमारी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख। तो एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर मतलब एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 1 लाख। तो ये एब्सोल्यूट चेंज बता रहा है हमारा, ठीक है ना। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्यूट चेंज बता रहा है। ये हम हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ऐसे चल रहे हैं। ये इधर देखा 4 से 5 लाख, इधर 1 लाख, यानी हम हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर रहे हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल एनालाइज इसलिए कहा जाता है, एनालिसिस इसलिए कहा जाता है। एब्सोल्यूट चेंज कितने का है? 1 लाख, ठीक है। अब देखो 4 लाख से 5 लाख हुआ तो चेंज कितने का आया? 1 लाख का। चेंज कितने का है? 1 लाख का। चेंज कहां से आया? 4 लाख से। यानी हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि पहले 4 लाख था, फिर 1 लाख बढ़ गया, 4 लाख से 1 लाख बढ़ गया, 5 लाख हो गया। तो ये कितना परसेंट चेंज है? तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो ये आएगा 25। तो ये 25% चेंज है। तो हमने एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर भी बताया और परसेंटेज टर्म्स के अंदर भी बताया, ठीक है। और देखो अब आपके सामने अगर दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे मान लो उसमें पहले 2021 में था 6 लाख, अब हो गया 4 लाख, तो कितना कम हो गया? 2 लाख। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स होता है।
और परसेंटेज बताया 33.33%। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि घटा है, ठीक है ना। 6 से 4 लाख हो गया तो 2 लाख घटा है। परसेंटेज में देखो कैसे बताया, 2 लाख कम हो गया, कहां से? 6 लाख से। 6 लाख से 2 लाख कम हो गया तो नीचे आता है पहले बेस। पहले कितना था? 6 लाख। कितना घटा या बढ़ा? 2 लाख घटा है, तो उसको परसेंटेज में बताएंगे तो 13 ये आ जाएगा 33.33%, यानी कि हमारा ये 33.33। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम ऐसे चलते हैं, इसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज दोनों बताया जाता है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे सामने है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स में बताता है, बिल्कुल बताता है, अभी आपने देखा। परसेंटेज टर्म्स उसमें भी बताता है। बोथ ए एंड बी, यानी कि बिल्कुल हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बताता है और परसेंटेज टर्म्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम ऐसे एनालाइज करते हैं और वो एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हमारे को बताता है और परसेंटेज टर्म्स में, तो हमारा बोथ ए एंड। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। लिखा है द इमीडिएट सोल्वेंसी रेशियो इज, इमीडिएट सोल्वेंसी, देखो इमीडिएट सोल्वेंसी रेशियो इज, वैसे आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो। एक क्विक रेशियो, करंट रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो इमीडिएट सोल्वेंसी, देखो दो प्रकार, एक होती है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, एक होती है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। जैसे आपने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ी होगी, जिसमें एक होती है करंट रेशियो, ठीक है ना। लिक्विडिटी रेशियो में एक पढ़ी है आपने करंट रेशियो, एक पढ़ी है एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड क्विक रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, लिक्विडिटी रेशियो हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी बताती है और जो सोल्वेंसी रेशियो होती है हमारी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी बताती है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो होती है, करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो। इसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है, ठीक है ना। अब द इमीडिएट सोल्वेंसी, मतलब इमीडिएट सोल्वेंसी का मतलब है वो रेशियो जो हमारी सोल्वेंसी को बताता है कि इमीडिएट लेवल पे हम कितने सोल्वेंट है, मतलब क्विकली अगर हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में कितने सोल्वेंट है, तो वो कौन सी रेशियो बताती है? क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो बताती है कि इमीडिएट लेवल पर हम कितने सोल्वेंट है, कितने हम अपने जो क्रेडिटर्स है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में इमीडिएट लेवल पे कितने सोल्वेंट है, तो वो हमारी बताती है क्विक रेशियो, ठीक है ना। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला मैं बताऊं तो होती है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, यानी हम अपनी करंट लाइबिलिटी को कितनी जल्दी पे करने में एबल है या सक्षम है, ये हमारी बताती है क्विक रेशियो। द इमीडिएट सोल्वेंसी रेशियो इज क्विक रेशियो। करंट रेशियो नहीं होती, डेटर्स टर्नओवर नहीं, स्टॉक टर्न है, तो हमारा क्विक रेशियो आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। ये वीडियो सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर और शेयर जरूर करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।